द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकाल और उनकी विरासत की। स्रोत सामग्री जो है वो बताती है कि उनका सफर गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक काफी असाधारण रहा है। सफलताओं से भरा हुआ, लेकिन हाँ, विवादों से भी अछूता नहीं है। बिल्कुल। और इसी जटिल तस्वीर के दो पहलू आज हमारी चर्चा का केंद्र हैं, है ना? क्या नरेंद्र मोदी का जो दौर रहा है वो मुख्य रूप से भारत के तेज विकास, दुनिया में बढ़ते हुए कद और एक आप कह सकती हैं मजबूत निर्णायक नेता की कहानी है, या फिर जैसा कि स्रोत सामग्री में भी जिक्र है, इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो दबाव बढ़ा है, समाज में बढ़ते बंटवारे और कुछ बहुत विवादास्पद नीतियां जो रहीं, उनसे पहचाना जाना चाहिए? हाँ, तो मैं इस पक्ष पर जोर दूंगा कि उनके नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व विकास देखा है, काफी प्रशासनिक सुधार हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब देखिए देश की साख बढ़ी है। और मैं स्रोत सामग्री के ही आधार पर उनके कार्यकाल से जुड़े जो सवाल हैं, जो आलोचनाएं हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो असर पड़ा है, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगी। देखिए, नरेंद्र मोदी का एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के शीर्ष पद तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान एक कुशल प्रशासक की बनी, खासकर वो जो 2001 का भूकंप आया था, उस जैसी आपदा के बाद अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए, और लगातार 3 चुनावी जीत वो इसी का प्रमाण थी। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने, आप कह सकते हैं, बदलाव की एक बड़ी लहर शुरू की। जनधन योजना को ही लें, जिसने 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। ये वित्तीय समावेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है ना? मेक इन इंडिया और वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी, जो आज़ादी के बाद का शायद सबसे बड़ा टैक्स सुधार था, ये अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने की कोशिशें थीं। और अभी हाल में जो 15 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें वधावन पोर्ट भी शामिल है, वो विकास पर उनके फोकस को साफ दिखाता है। सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें तो स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से भी ज्यादा गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत से करीब 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा और पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये जमीनी बदलाव की गवाही देते हैं। और हाँ, अनुच्छेद 370 को हटाना या 3 तलाक पर कानून बनाना जैसे फैसले, ये उनके निर्णायक नेतृत्व की क्षमता दर्शाते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो G20 की सफल मेजबानी और दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं, वो भारत के बढ़ते हुए कद का सबूत है। तो संक्षेप में कहूं तो ये एक परिवर्तनकारी नेतृत्व का दौर रहा है। मैं इन उपलब्धियों के पैमाने को बिल्कुल स्वीकार करती हूँ। जनधन खाते खुले, ये सच है, शौचालय बने, गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन स्रोत सामग्री हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाती है और उस पर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। गुजरात का वो दौर जहाँ उनकी प्रशासनिक छवि बनी, वहीं 2002 के दंगों का वो दुखद दाग भी जुड़ा है। 1000 से ज़्यादा जानें गईं, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम थे। उन पर जो आरोप लगे और फिर सुप्रीम कोर्ट की SIT से जो क्लीन चिट मिली, उसके बावजूद उन दंगों की छाया और न्याय पर जो सवाल थे वो बने रहे। अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार किया था, UK ने बहिष्कार किया था, ये सब चीज़ें स्रोत में दर्ज हैं। अब प्रधानमंत्री के तौर पर देखें तो कुछ नीतियाँ बेहद विभाजनकारी और कह सकते हैं विघटनकारी भी साबित हुई। 2016 की नोटबंदी को याद कीजिए, रातों रात देश की 86% करेंसी चलन से बाहर हो गई। अर्थव्यवस्था में कैसी उथल पुथल मची, लाखों नौकरियों का नुकसान हुआ और अंत में हुआ क्या? लगभग सारे नोट, 99.3% नोट वापस आ गए। तो इसके जो घोषित लक्ष्य थे वो कितने हासिल हुए, इस पर आज भी गंभीर सवाल हैं। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जिसे मुस्लिमों के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना गया, उसने देश भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और दुखद हिंसा भी हुई, खासकर दिल्ली में। 3 कृषि कानून लाए गए, किसानों ने महीनों तक आंदोलन किया, उन्हें कॉरपोरेट के पक्ष में माना गया और अंततः सरकार को वो वापस लेने पड़े। स्रोत सामग्री प्रेस की आज़ादी में भारी गिरावट की ओर भी इशारा करती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2025 की रैंकिंग में भारत 151वें स्थान पर था। फ्रीडम हाउस और वीडेम जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, वो भारत में लोकतांत्रिक गिरावट, यहाँ तक कि चुनावी निरंकुशता यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी तक की बात करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो विकास और बड़े निर्णयों की कहानी है, क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव की कीमत पर लिखी जा रही है?
चलिए ठीक है, अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। आपने नोटबंदी और जीएसटी की शुरुआती दिक्कतों का जिक्र किया। देखिए, मैं मानता हूं कि बड़े बदलाव जब होते हैं तो कुछ समय की परेशानी होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम लंबी अवधि में देखें, नीति आयोग का डेटा कहता है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, 52 करोड़ जनधन खाते खुले। क्या ये आम आदमी को आर्थिक ताकत नहीं देते? जीएसटी, जिसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, उसने आखिरकार देश को एक बाजार बनाया है, जिससे व्यापार करना आसान हुआ है। मेक इन इंडिया और कॉर्पोरेट टैक्स में जो कमी की गई, उसका मकसद निवेश लाना और नौकरियां बनाना था। और ये जो 15 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश अब हो रहा है, ये भविष्य के विकास की नींव है। तो इसे मैं विघटन नहीं बल्कि एक सोची समझी आर्थिक दिशा मानता हूँ। दिशा शायद सोची समझी हो, पर उसकी कीमत, उस पर सवाल तो रहेंगे ही। नोटबंदी ने जो असंगठित क्षेत्र था, छोटे कारोबारी थे, आम आदमी था, उसको कितनी गहरी चोट पहुंचाई, ये स्रोत में काफी स्पष्ट रूप से आता है। 15 लाख नौकरियों का चला जाना कोई मामूली बात नहीं है। और जब 99.3% नोट वापस ही आ गए बैंकिंग सिस्टम में, तो फिर वो काले धन या नकली नोटों पर लगाम लगाने का जो बड़ा दावा था, वो कहाँ तक सच हुआ? जीएसटी की जो जटिलताएं थी, उन्होंने छोटे व्यापारियों को महीनों तक उलझाए रखा। क्या हम पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का जो फायदा हुआ, वो सब तक बराबर पहुंचा? और वो 3 कृषि कानून जिन्हें आखिरकार वापस लेना पड़ा, उन्होंने तो किसानों के मन में अपनी जमीन और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के छिन जाने का डर पैदा कर दिया था। स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या ये नीतियां स्थिरता लेकर आईं या फिर अनिश्चितता बढ़ाईं? आपने 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का आंकड़ा दिया, जो कि महत्वपूर्ण है, पर स्रोत नोटबंदी से गई नौकरियों का भी तो जिक्र करता है। इन दोनों बातों को एक साथ कैसे देखा जाए? क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं मानता हूं। देखिए, गरीबी के जो आंकड़े हैं, वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित है, जो सिर्फ आय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई पैमानों को देखता है। नोटबंदी एक अल्पकालिक झटका जरूर था, लेकिन सरकार ने उसके असर को कम करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी तो चलाईं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया। लंबी अवधि में जीएसटी जैसे सुधार और जो ये बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, वही नौकरियों के स्थायी अवसर पैदा करेंगे। 15 लाख करोड़ का निवेश सिर्फ सड़कें और पोर्ट नहीं बनाएगा, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था को गति देगा। तो कुछ तात्कालिक मुश्किलों के बावजूद स्रोत में दर्ज गरीबी में कमी और बढ़ता हुआ निवेश, ये लंबी अवधि की एक सकारात्मक दिशा दिखाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर को समझती हूँ, लेकिन चिंता इसी बात की है कि क्या उसका लाभ समान रूप से बटेगा, और क्या नोटबंदी जैसे कदमों का झटका वास्तव में अल्पकालिक था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जमा पूंजी खो दी या अपना रोजगार खो दिया। स्रोत सामग्री इन दोनों ही पहलुओं को, मतलब विकास के बड़े दावे और जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी, उनको एक साथ रखती है, और यही इस पूरी बहस को इतना जटिल बना देता है। अब जरा शासन और लोकतंत्र के मुद्दे पर आते हैं। स्रोत सामग्री में कुछ चिंताजनक रुझानों का उल्लेख मिलता है। प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट, 180 देशों में 151वां स्थान। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मीडिया पर बढ़ते दबाव का एक साफ संकेत है। फ्रीडम हाउस भारत को आंशिक रूप से मुक्त यानी पार्टली फ्री कहता है। वीडम संस्थान चुनावी निरंकुशता की श्रेणी में रखता है। ये जानी मानी वैश्विक संस्थाएं हैं जो भारत के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही हैं। सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए और उसके बाद दिल्ली में जो हिंसा हुई या फिर किसान आंदोलन से जिस तरह से निपटाया गया, क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण कहे जा सकते हैं? आपने अनुच्छेद 370 हटाने को निर्णायक बताया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कश्मीर में महीनों तक संचारबंदी रही, नेताओं को नजरबंद रखा गया। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान था? क्या एक मजबूत नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है? देखिए, अनुच्छेद 370 हटाना एक, आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक जरूरत थी, जो दशकों से लंबित पड़ा था मामला। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी कदम माना गया। इसी तरह 3 तलाक पर पाबंदी लगाना, ये मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था। ऐसे फैसलों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए होती है। जहां तक कश्मीर की स्थिति का सवाल है, तो सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए पाबंदियां लगाना जरूरी था,
ताकि हालात सामान्य हो सकें, नियंत्रण में आ सकें। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, जैसे कि 29 से ज़्यादा देशों से मिले सर्वोच्च पुरस्कार या G20 की सफल मेज़बानी, क्या ये किसी खराब शासन वाले देश को मिलते हैं? ये दिखाते हैं कि दुनिया भारत के नेतृत्व को और उसकी दिशा को मान्यता दे रही है। और जिन अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों की आप बात कर रही हैं, उनकी अपनी कार्यप्रणाली होती है, उनके अपने पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। भारत में नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लोग वोट डालते हैं, सरकारें बदलती हैं। ये लोकतंत्र की बुनियाद है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सुधारों के लिए कभी-कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जिन्हें कुछ लोग अलोकतांत्रिक कह सकते हैं, लेकिन वो व्यापक राष्ट्रीय हित में होते हैं, ऐसा सरकार का पक्ष रहा है। चुनाव लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन चुनाव ही सब कुछ नहीं है। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संस्थाओं की स्वायत्ता और प्रेस की आज़ादी, ये भी उतनी ही जरूरी चीजें हैं। जब CAA जैसे कानून बनते हैं और उसके बाद एक समुदाय विशेष को खास तौर से निशाना बनाया जाता है, जैसा कि दिल्ली दंगों में हुआ, स्रोत के अनुसार 2/3 मृतक मुस्लिम थे, तो अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ना स्वाभाविक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है और उनकी रैंकिंग में लगातार गिरावट आना चिंता का विषय तो है ही। स्रोत में हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडे और उसके प्रभावों पर भी चिंता जताई गई है। तो सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रवाद के नाम पर असहमति को दबाया जा रहा है? क्या मजबूती का मतलब सिर्फ फैसले लेना है या सबको साथ लेकर चलना भी होना चाहिए? देखिए, सरकार का नारा ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रहा है। कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, वो किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं बनाई गई। जनधन खाते, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, PM आवास, ये सबके लिए हैं। जहां तक असहमति की बात है, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जहां विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, अदालतें स्वतंत्र हैं और अपना काम कर रही हैं। हाँ, सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और कुछ मामलों में सख्ती जरूरी हो जाती है। G20 में वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है का संदेश देना, ये भारत की समावेशी सोच को ही दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि इक्का दुक्का घटनाओं या कुछ रिपोर्टों के आधार पर पूरे कार्यकाल को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता देना, ये शायद सही नहीं होगा। अब आते हैं विकास मॉडल और कल्याणकारी योजनाओं पर। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने विकास और प्रशासनिक कुशलता पर जो जोर दिया था, उसी मॉडल को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास किया गया। स्वच्छ भारत अभियान को ही देख लीजिए। उसके तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों के जीवन में, खासकर महिलाओं के जीवन में गरिमा और स्वास्थ्य का सवाल था। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन ने महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई। आयुष्मान भारत, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है, जो लगभग 50.5 करोड़ लोगों को कवर करती है। PM आवास योजना ने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अपना घर दिया। तो ये जो योजनाएं हैं, ये साफ दिखाती हैं कि विकास सिर्फ बड़ी-बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आम आदमी के जीवन को सीधे तौर पर छू रहा है। हाँ, इन योजनाओं का पैमाना और उनके लाभार्थियों की संख्या निस्संदेह बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ भी स्रोत हमें एक दूसरा पहलू सोचने पर मजबूर करता है। जब हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो हम 2002 के दंगों की उस दुखद याद को अनदेखा नहीं कर सकते। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्या CAA जैसा कानून, जिसने एक धर्म विशेष को नागरिकता के दायरे से बाहर रखा, क्या वो सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है या उसे कमजोर करता है? स्रोत बताता है कि इस तरह की नीतियों और जो हिंदू राष्ट्रीय विचारधारा का उभार हुआ है, उसने भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान और अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। 2020 के जो दिल्ली दंगे थे, वो इसी बढ़ते तनाव का एक बहुत दुखद नतीजा थे। तो सवाल ये है कि क्या विकास और कल्याण का ये जो मॉडल है, ये कहीं सामाजिक सद्भाव की कीमत पर तो नहीं आ रहा? स्रोत इस बात पर भी इशारा करता है कि विकास के नाम पर कथित तौर पर पर्यावरण कानूनों को कमजोर किया गया है। तो ये विकास के संतुलन पर भी एक प्रश्न उठाता है।
मेरा एक सीधा सवाल है, स्रोत सामग्री जहां एक तरफ करोड़ों लोगों तक पहुंची इन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करती है, वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में बढ़ते हुए सामाजिक ध्रुवीकरण और तनाव को भी दर्ज करती है। इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बिठाया जाए? कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाई गईं। सबका साथ, सबका विकास ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि इन योजनाओं का आधार रहा है। दूसरी बात, सामाजिक तनाव या ध्रुवीकरण के जो मुद्दे हैं वो भारत में कोई नए नहीं है, और इन्हें किसी एक सरकार या एक नीति से पूरी तरह जोड़ देना शायद एक सरलीकरण होगा। सरकार ने हमेशा शांति और सद्भाव बनाए रखने की ही बात कही है। जहां तक पर्यावरण का सवाल है, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरह ही लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसका वैश्विक मंत्र दिया है। और आप देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश किया जा रहा है। पेरिस समझौते के जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने में भारत अग्रणी देशों में शामिल है। तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास लगातार जारी है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखना यह हम सबकी जिम्मेदारी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा उनका कहना है। प्रतिबद्धता अपनी जगह है, लेकिन स्रोत सामग्री में जो पैटर्न्स दर्ज हैं, चाहे वो सीएए हो या कुछ नेताओं के भड़काऊ बयान हो या फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कुछ घटनाएं हो, ये सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या कथनी और करनी में अंतर रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बावजूद अगर समाज का एक बड़ा वर्ग असुरक्षित महसूस करता है या ध्रुवीकरण बढ़ता है, तो ये उस विकास मॉडल की जो समग्र सफलता है उस पर एक प्रश्नचिन्ह तो लगाता ही है। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं, तो स्रोत सामग्री के आधार पर मेरा निष्कर्ष ये है कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर रहा है। अभूतपूर्व पैमाने पर गरीबी कम हुई है, बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों जिंदगियां बदली हैं और वैश्विक मंच पर भारत का कद निश्चित रूप से ऊंचा हुआ है। ये एक निर्णायक नेतृत्व और एक स्पष्ट दिशा का प्रतीक है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि यद्यपि विकास और कल्याण के क्षेत्र में उपलब्धियां दर्ज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और उन्हें नकारा नहीं जा सकता, लेकिन स्रोत सामग्री हमें ये भी बताती है कि ये दौर लोकतांत्रिक संस्थानों पर दबाव, प्रेस की आज़ादी में आई कमी, सामाजिक सद्भाव में आई गिरावट और कुछ बेहद विवादास्पद नीतियों से भी चिन्हित रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही जटिल और गहरी बहसों से भरी हुई विरासत है, जिस पर कोई एक आसान सा फैसला देना संभव नहीं है। हाँ, ये तो साफ है कि प्रस्तुत स्रोत सामग्री हमें एक बहुस्तरीय तस्वीर दिखाती है और दोनों ही नजरियों के पक्ष में तथ्य और तर्क मौजूद हैं। एक तरफ विकास की, नेतृत्व की और वैश्विक प्रतिष्ठा की कहानी है, तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों पर, सामाजिक ताने-बाने पर और कुछ नीतियों के परिणामों पर गंभीर सवाल भी हैं, और ये इस विषय की जटिलता को ही दर्शाता है। बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को सही ठहराना नहीं था, बल्कि स्रोत सामग्री के आईने में इन अलग अलग दृष्टिकोणों को आप सबके सामने रखना था। हाँ, और उम्मीद है कि इस चर्चा ने श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण विषय की जो अलग अलग परतें हैं उन्हें समझने में कुछ मदद की होगी और वे इस पर आगे और भी विचार करेंगे और जानेंगे।